जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर हार क्या फिर जीत क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, सभी को जय मां करणी। मैं दिलीप सिंह चारण कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा प्लस लेके आ रहा है दोस्तों आप सभी के लिए पशु परिचय से संबंधित सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की जो श्रृंखला। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मानव शरीर। मानव शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये श्रृंखला जो अपने स्टार्ट की है इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं जाए। 360 रिवीजन अपन इसमें करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं एक कदम आगे। आपके पहला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तापमान पूछा है शरीर, और इसमें सब में जो दे रखा है आंसर में सब में सेल्सियस में दे रखा है। तो याद रखना दोस्तों, मनुष्य के शरीर का तापमान जो मापा जाता है वो मापा जाता है थर्मामीटर के अंदर। किसके अंदर? थर्मामीटर के अंदर। तापमान का मापन जो होता है मनुष्य में सेल्सियस के अंदर थर्मामीटर में मापा जाता है दोस्तों। मैंने प्रश्न पूछा है मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है। तो सामान्य तापमान मनुष्य का सेल्सियस के अंदर होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा दोस्तों। बात करते हैं 98। ये 98 डिग्री में नहीं होगा दोस्तों। अगर फ़ारेनहाइट में कभी भी प्रश्न पूछा जाता है, सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट पैमाना अगर बोला जाता है दोस्तों, तो फ़ारेनहाइट पैमाने के अंदर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात करते हैं दोस्तों केल्विन की। कभी भी मनुष्य शरीर का तापमान केल्विन में पूछा जाता है तो केल्विन में इसका जो मान रहेगा दोस्तों वो रहेगा 310 डिग्री केल्विन। तो वापस एक बार देखें दोस्तों, मनुष्य शरीर का तापमान सेल्सियस के अंदर 37 डिग्री, अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री आता है, और साथ में आपको केल्विन के अंदर पूछता है तो 310 डिग्री केल्विन इसका तापमान होता है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है दोस्तों आपका कि रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? अनैच्छिक क्रियाएं दोस्तों, अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जिनका शरीर के द्वारा कोई अपना नियंत्रण नहीं हो पाता, जिन पे अपना खुद का कंट्रोल नहीं हो पाता। जैसे हृदय धड़कन, इस पे अपना खुद का कंट्रोल नहीं है। बीपी जो बढ़ रहा है, बुखार का आना है, ताप पे, इन पे अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है। उल्टी पे अपना कोई नियंत्रण अपन चाहकर भी इसको नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसी क्रियाएं, सभी क्रियाएं क्या होती है? अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो अपने को पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो देखना, पहला भाग आ रहा है मेडुला, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा मध्य मस्तिष्क, चौथा है प्रमस्तिष्क। तो दोस्तों प्रमस्तिष्क जो होता है सोचना, विचारना और तर्क शक्ति से संबंधित है। सोचना, विचारना और तर्क शक्ति से क्या है? संबंधित है। मध्य मस्तिष्क में सब दो लोब पाए जाते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजिमा, और परम मस्तिष्क व्रणबंधक पाया जाता है, जिसके अंदर कार्पोरा क्वाड्रिजिमा में एक होता है ऑडिटरी लोब और एक होता है ऑप्टिकल लोब। जो ऑडिटरी लोब होता है वो सुनने की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जो ऑडिटरी लोब होता है वो सुनने की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, और जो ऑप्टिकल लोब होता है वो देखने की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है दोस्तों। किस पर नियंत्रण करता है? देखने की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। किसकी बात करते हैं? हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस, इसे शरीर का बेताब बादशाह भी कहा जाता है। ये जिसे की क्रिया है, ईर्ष्या है, प्रेम है, ताप है, अत्यधिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करने का काम जो करता है मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग करता है। बात करते हैं वापस अपन किस क्रिया की बात है? अनैच्छिक क्रिया पूछा है, वमन पूछा है, लार आना पूछा है, ये सब चीजें। वमन का मतलब है उल्टी वगैरह। तो इस पर जो नियंत्रण करता है, इसका जो आंसर निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा मेडुला। मेडुला भाग शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। बात करते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछिए दोस्तों। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका।
जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूरॉन कहा जाता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछी है तो इसका आंसर होता है न्यूरॉन। बात करते हैं दोस्तों, कई बार इसमें पूछ लिया जाता है आपसे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका जब भी पूछी जाए आपसे, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखना, सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए दोस्तों, ओनली सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका पूछी जाती है, सबसे छोटी कोशिका, तो उस कोशिका का नाम है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका पूछी जाती है तो माइकोप्लाज्मा। लेकिन प्रश्न अगर और चेंज होकर आता है दोस्तों, आपके सामने प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी, सबसे छोटी किसकी दोस्तों? मानव शरीर की बात कर रहा हूं मैं, मानव शरीर की, मानव शरीर की मैं बात कर रहा हूं। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु। कौन होता है दोस्तों? शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाता है दोस्तों, तो वो होता है अंडाणु। अंडाणु। तो मानव शरीर की सबसे लंबी पूछी जाए दोस्तों तो उसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका पूछी जाती है तो माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी अगर मानव शरीर के अंदर कोशिका पूछी जाती है, मानव शरीर स्पेशली अपने को देखना है प्रश्न में, तो शुक्राणु आ जाएगा। और मानव शरीर में सबसे बड़ी देखी जाती है वो कौन है? अंडाणु आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औसतन मानव मस्तिष्क का वजन या भार होता है, लगभग में होता है दोस्तों, लगभग में जो मानव मस्तिष्क का भार होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1.46 किलोग्राम, 1.64 किलोग्राम, 1.36 किलोग्राम और लास्ट ऑप्शन है अपने पास में 1.63 किलोग्राम। तो दोस्तों मानव शरीर का जो इसमें मस्तिष्क का वजन होता है वो लगभग होता है 1300 से 1400 ग्राम के मध्य। औसतन जो माना जाता है 1350 ग्राम माना जाता है। तो इसका जो आंसर, सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1.36 किलोग्राम, यानी कि लगभग 1350 ग्राम मानव के मस्तिष्क का वजन होता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। बात कर रहे हैं अपन वही मस्तिष्क की, किसकी? मस्तिष्क की। और साथ में बात हो रही है दोस्तों स्वैच्छिक क्रियाओं की। किसकी बात हो रही है? स्वैच्छिक क्रियाओं की बात हो रही है। तो यहां स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और उसके साथ साथ किसकी बात हो रही है दोस्तों? संतुलन बनाने की भी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? संतुलन बनाने की बात हो रही है। और जब भी संतुलन बनाने की यहां बात आती है तो मस्तिष्क का एक ही भाग शरीर का संतुलन बनाता है दोस्तों। वो कौन सा भाग है दोस्तों? वो भाग है दोस्तों अनुमस्तिष्क। कौन सा भाग है दोस्तों? अनुमस्तिष्क भाग जो होता है वो शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। बात करते हैं मेडुला की। मेडुला में पहले बता चुका कि अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। किस पे नियंत्रण करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य यह करता है। याद रखिए दोस्तों, जो मेडुला होता है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करता है। बात करते हैं अपन प्रमस्तिष्क की। प्रमस्तिष्क जो होता है, मैंने पहले बताया आपको, सोचना विचारना जो क्षमता होती है, सोचना विचारना और तर्क शक्ति वाली क्षमता जो होती है वो किस में आती है दोस्तों? प्रमस्तिष्क के अंदर आती है दोस्तों। ये कनेक्शन बैठाता है मस्तिष्क सा सोचना लाने ले जाने का कार्य कर लेता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मस्तिष्क है, मस्तिष्क में सबसे आगे वाला जो भाग है वो है अग्र मस्तिष्क। कौन सा भाग है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यह करेगा सोचना विचारना और तर्क, ऐच्छिक क्रियाएं वगैरह इसी के अंदर आ जाती है। तर्क शक्ति वगैरह, सोचना विचारना और तर्क।
इसका कंट्रोल ये करता है। बात करते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस की। कौन से पार्ट की? हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है दोस्तों, ये हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है वो ताप का नियंत्रण करता है, दर्द का नियंत्रण कर रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें, ईर्ष्या है, जलन है, प्रेम की भावना है, विभिन्न प्रकार के व्यवहार के बारे में कंट्रोल करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। ये पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के अग्रभाग में। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, मस्तिष्क के अग्रभाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये जो मास्टर ग्रंथि होती है, इसका जो भार आता है 0.3 ग्राम आता है, और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पश्च मस्तिष्क। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क हमेशा जो होता है शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क से कहा जाता है, पश्च मस्तिष्क से कहा जाता है। यह शरीर का जो संतुलन बनाता है, यह क्या करता है दोस्तों? कई बार प्रश्न आ जाता है एग्जाम के अंदर कि अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्तियों में मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करना बंद कर देता है? तो मस्तिष्क का जो पीछे वाला हिस्सा है, पश्च भाग है, अनुमस्तिष्क जिसे बोला जाता है, वो कार्य करना क्या करता है? बंद कर देता है, जिससे शराबी व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ अपने को नजर आता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पॉन्स। याद रखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है। एक सबसे छोटा पूछेगा, एक सबसे बड़ा पूछेगा। तो मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग जो कहा जाता है दोस्तों, वो पॉन्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पॉन्स को। तो सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग, और सबसे छोटा भाग कौन है दोस्तों? पॉन्स है। सबसे छोटा भाग पॉन्स होता है दोस्तों, सबसे छोटा भाग पॉन्स होता है। बात कर लेते हैं सबसे बड़ा भाग। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क जो होता है आपके, वो सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग होता है। कौन होता है दोस्तों? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों। सूचनाओं को लाने एवं ले जाने वगैरह का कार्य में रुजू कर रहा है दोस्तों। बात करते हैं अपन मध्य मस्तिष्क की। किसकी बात करते हैं? मध्य मस्तिष्क की दोस्तों। मध्य मस्तिष्क जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है? इसके अंदर दो लोब पाए जाते हैं, ऑप्टिकल लोब, ऑडिटरी लोब वगैरह पाए जाते हैं। प्रमस्तिष्क वर्णवंतक इसको पाया जाता है दोस्तों। देखने का, सुनने का कार्य, ये सभी कार्य कौन करता है दोस्तों? मध्य मस्तिष्क करता है। अब प्रश्न आया आपके सामने कि मानव में स्मृति, यादाश्त के लिए, स्मृति के लिए दोस्तों, यादाश्त के लिए मस्तिष्क का संबंधित भाग है, या मस्तिष्क का जो भाग होता है यादाश्त के लिए, वो देखिए दोस्तों, यकृत होता है, वृक्क यानी कि किडनी आपकी जो होती है, कर्ण यानी कान, ईयर जो आपके होते हैं, प्रमस्तिष्क जो होता है आगे वाला अग्रभाग जो होता है मस्तिष्क का। तो देखें दोस्तों, यकृत का मस्तिष्क से कहीं भी संबंध नहीं है। यकृत का मस्तिष्क से कहीं भी संबंध नहीं है, क्योंकि बात कर रहा है स्मृति की, याददाश्त में यकृत का कोई रोल नहीं होता है। ठीक, बात करते हैं अपन किडनी की। किसकी बात करते हैं? किडनी की। किडनी का भी याददाश्त से कहीं कोई रोल नहीं होता है दोस्तों। बात करते हैं कर्ण की। कर्ण का सीधा सीधा कनेक्शन सुनने वगैरह से है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं ग्रहण करने से है, सुनने, आवाज सुनने से है। बात लास्ट में आती है दोस्तों, कौन होगा इसका आंसर? प्रमस्तिष्क का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी स्मृति, याददाश्त, सोचना, विचारना, तर्क करना हम सीखते हैं, तो सामने वाला जो पार्ट है, अग्रभाग जो है, वो सोचना, विचारना, तर्क, ऐसी क्रियाएं करता है। स्मृति से संबंधित कौन सा पार्ट होगा दोस्तों? प्रमस्तिष्क जो पार्ट होता है दोस्तों, वो स्मृति से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। अंदरूनी यानी अंदर की परत की बात कर रहा है दोस्तों। बात करते हैं क्या कहलाता है भैया? दृष्टिपटल कहलाता है, या फिर रक्तक पटक कहलाता है, या फिर पुतली जिसे प्यूपिल कहा जाता है, या फिर स्वच्छ मंडल कॉर्निया कहा जाता है। तो एक एक की अपन बात कर लेते हैं। कॉर्निया जो होता है, यह प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण करता है। प्रकाश का अवशोषण करता है। कॉर्निया जो होता है प्रकाश का अवशोषण करता है दोस्तों। और कॉर्निया ही एकमात्र आंख का ऐसा पार्ट है दोस्तों जिसका ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसको दान में दिया जाता है। दान में देने का जो कारण हो दोस्तों, वो है इसमें रक्त वाहिनिकाएं उपस्थित नहीं होती। इसके कारण ये फाइबर से निर्मित होता है, पारदर्शक होता है दोस्तों। तो दान के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए, दान देने के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए
कौन सा पार्ट? कॉर्निया पार्ट। ट्रांसप्लांट के लिए कौन सा भाग अपने दान में देते हैं? आंख का कॉर्निया जो भाग है, काले कलर का जो भाग है, प्रकाश का अवशोषण करता है और इसी को अपन दान में या ट्रांसप्लांट करते हैं। बात करते हैं पुतली की। पुतली केवल आंख में प्रकाश का नियंत्रण करती है दोस्तों, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है दोस्तों। कैसे करती है नियंत्रण? दोस्तों प्रकाश की मात्रा का जो नियंत्रण करने का अंग है वो है पुतली। पुतली क्या करती है दोस्तों? जैसे ज्यादा प्रकाश आता है तो पुतलियां सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश के अंदर पुतलियां फैल जाती है दोस्तों। तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करने का काम कौन करता है दोस्तों? पुतली करती है। बात करते हैं दोस्तों रक्तक पटल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? रक्तक पटल की बात करते हैं। जो रक्तक पटल होता है दोस्तों वो क्या करता है दोस्तों? आंखों को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करता है, जैसे कि मानव की आंख भूरी होना, काली होना, नीली होना, जैसे कि खरगोश जो होता है, आपके जीव होता है खरगोश, उस खरगोश की आंखें लाल होना, बिल्ली की आंखें भूरी होना, ये मिलेनियन के कण इसमें पाए जाते हैं। रक्तक पटल ये क्या करता है? रेटिना को पोषण देने का कार्य भी करता है दोस्तों। तो रक्तक पटल जो होता है इसके कारण आंखों के विभिन्न कलर होते हैं, आंखों के विभिन्न रंग होते हैं, भिन्न रंग होते हैं, जैसे कि लाल है, भूरा है, नीला है और काला है। तो आंखों के विभिन्न जो रंग होते हैं दोस्तों वो होते हैं रक्तक पटल के कारण। ये आंख की जो दूसरी परत होती है, सेकंड नंबर की मध्य वाली जो परत होती है दोस्तों वो होती है रक्तक पटल। अब बात करते हैं सबसे अंदर की परत, जो अंदर की जो परत होती है, और प्रश्न में भी अपने से यही पूछा है दोस्तों कि सबसे अंदरूनी पीछे की पृष्ठ कहलाता है। तो अंदर का सबसे पीछे वाला जो पृष्ठ कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों रेटिना कहलाता है। और रेटिना पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है और जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है दोस्तों? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। इस पे प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पे वास्तविक और वह उल्टा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है दोस्तों। प्रतिबिंब जाकर रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, इसमें देख लीजिए दोस्तों, बात करते हैं अपन सबसे पहले आंखों के सबसे बाहरी परत, सबसे बाह्य परत इसे कहा जाता है दोस्तों, जिसे कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहा जाता है दोस्तों? श्वेत पटल इसे कहा जाता है। मध्य वाली जो परत है दोस्तों वो कहलाती है रक्तक पटल। कौन सी परत है? मध्य वाली रक्तक पटल कहलाती है। और सबसे अंतिम अंदरूनी जो परत है दृष्टि पटल, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है दोस्तों। अभी उससे पहले का जो इसी पहला प्रश्न था इसी में कि कहाँ बनता है प्रतिबिंब, किस पीछे अंदरूनी भाग में, तो कहाँ बन रहा था? सबसे पीछे वाला भाग है, अंदरूनी भाग है, रेटिना है। क्या है दोस्तों? रेटिना है। ये जो श्वेत पटल है, ये श्वेत पटल आगे उभार नुमा, ये वाला जो भाग है उभार नुमा संरचना बनाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉर्निया इसे कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक अंग आ रहा है आपके पक्षमाभी पेशियां। कौन सी पेशियां? पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियों का क्या काम होता है दोस्तों? पक्षमाभी पेशियों का जो काम होता है वो लेंस को पकड़े रखने का कार्य होता है दोस्तों। लेंस को जितना मजबूती से पकड़े रहती है, लेंस अपनी जगह अटका हुआ रहता है। बुढ़ापे के अंदर पक्षमाभी पेशियों में ढिलाई आ जाती है दोस्तों, जिसके कारण लेंस अपनी जगह से हिल जाता है दोस्तों। हिलने के कारण ये अपारदर्शक और चपटा हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। केवल पक्षमाभी पेशियों में ढिलाई के कारण इसका कार्य पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप बता सकते हैं कि पक्षमाभी जो पेशियां होती है दोस्तों वो केवल लेंस को पकड़े रहने का कार्य करती है। देखिए आइरिस का एक प्रश्न बनता है कि आंखों का कैमरा किसे कहा जाता है? तो आंखों का कैमरा जो होता है दोस्तों वो आइरिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? आइरिस को कहा जाता है। आंखों का कैमरा कभी भी प्रश्न आ जाता है तो आइरिस को कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अंध बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंध बिंदु। अंध बिंदु आंख का मानव नेत्र का वह भाग जिस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, वो बिंदु क्या कहलाता है? अंध बिंदु ब्लाइंड पॉइंट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों? ब्लाइंड पॉइंट कहलाता है। बात करते हैं इस रेटिना के ऊपर एक बिंदु पाया जाता है दोस्तों। इस रेटिना के ऊपर बिंदु पाया जाता है जिसे नाम दिया है पीत बिंदु।
क्या नाम दिया दोस्तों? पीत बिंदु। इस पीत बिंदु का प्रश्न आ जाता है कि पीत बिंदु कहाँ उपस्थित होता है, तो रेटिना के ऊपर एक बिंदु पाया जाता है जिसे पीत बिंदु कहा जाता है दोस्तों। पीत बिंदु, इस पे आंख का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना का वह भाग जिस पर आंख का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बने दोस्तों, तो वो कौन सा होगा? आपका पीत बिंदु होगा दोस्तों। पीत बिंदु होता है इसमें। बात करते हैं दृष्टि तंत्रिका, या इसे ही ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। ऑप्टिक नर्व बोला जाता है दोस्तों। इन ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है? दृक तंत्रिकाएं, दृष्टि तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व एक ही बात है दोस्तों। इनका काम होता है सूचनाओं को आंखों से मस्तिष्क तक, सूचनाओं को आंखों से मस्तिष्क लाने एवं ले जाने का कार्य जो करती है वो दृक तंत्रिकाएं करती है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न आ रहा है दोस्तों सामने आपके, मनुष्य के नेत्र में किस भाग का प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण का अर्थ हो रहा है ट्रांसप्लांट, किस भाग का ट्रांसप्लांट करते हैं दोस्तों? किस भाग का ट्रांसप्लांट किया जाता है दोस्तों? तो मैंने अभी बताया था कि किस भाग का? कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है। किसका ट्रांसप्लांट किया जाता है दोस्तों? कॉर्निया का। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें रक्त वाहिनिकाएं उपस्थित नहीं होती। रेटिना के बारे में आपको बता चुका, सबसे अंदरूनी परत होती है, अंदरूनी भाग होता है जिसपे पीत बिंदु पाया जाता है और कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, शंकु कोशिका और शलाका कोशिका, इसी पे पाई जाती है। संपूर्ण नेत्र इसका नहीं होगा, प्रत्यारोपण का, कंजक्टिव का नहीं होगा। तो आपका जो आंसर निकलता है दोस्तों वो आंसर आता है आपका कॉर्निया, और कॉर्निया का ही क्या किया जाता है? ट्रांसप्लांट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? क्या पूछा है दोस्तों? द्विअवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पहले रोग समझ लेते हैं दोस्तों। पहला रोग आ रहा है दृष्टि वैषम्य। कौन सा रोग आता है दोस्तों? दृष्टि वैषम्य। क्या होता है दृष्टि वैषम्य? दृष्टि वैषम्य रोग होता है, इसमें कॉर्निया की वक्रता जो होती है चेंज हो जाती है दोस्तों, जिससे प्रकाश है जो मैकुला ल्यूटिया पे पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाता है दोस्तों। इस कारण जो व्यक्ति होता है वो ऊर्ध्वाधर और साथ में क्षैतिज रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है, भेद नहीं कर पाता है। याद रखिए दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं दृष्टि वैषम्य। कॉर्निया की वक्रता में बदलाव आ जाता है दोस्तों, जिसके कारण कॉर्निया की वक्रता आने के कारण इसमें बदलाव आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में पहचान नहीं कर पाता है। यही रोग कौन सा है? दृष्टि वैषम्य है। और इस रोग के उपचार के लिए याद रखना दोस्तों, इस रोग के उपचार के लिए एक लेंस काम में लेते हैं, और वो लेंस है बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस है? बेलनाकार लेंस इसके लिए काम में लेते हैं। इसे सिलेंड्रिकल लेंस भी कहा जाता है दोस्तों, बेलनाकार। चलिए दूसरी बात करते हैं अपन मोतियाबिंद रोग के बारे में। कौन सा रोग है दोस्तों? मोतियाबिंद रोग है दोस्तों। मोतियाबिंद रोग के अंदर ध्यान दे दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया, इससे पहले सेम है। यहां देखिए, यहां पक्षमापी पेशियों की पकड़ है। यहां पक्षमापी पेशियों की पकड़ हो रही है। किस पे हो रही है दोस्तों? लेंस के ऊपर हो रही है। किसके ऊपर हो रही है? लेंस के ऊपर पकड़ हो रही है। तो बुढ़ापे में पक्षमापी पेशियों की ढिलाई हो जाती है, जिसके कारण लेंस चपटा हो जाता है। ढिलाई होने के कारण अपारदर्शक हो जाता है लेंस। इसी रोग को क्या कहते हैं दोस्तों? मोतियाबिंद कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद कहा जाता है दोस्तों, जिसमें लेंस चपटा और अपारदर्शक हो जाता है। इसके लिए एक लेंस काम लेते हैं जिसे कहा जाता है कृत्रिम लेंस। कृत्रिम लेंस काम में लेते हैं, कृत्रिम लेंस। उस लेंस का जो नाम है दोस्तों इंट्रा आईक्यूलर लेंस। क्या नाम है दोस्तों? इंट्रा आईक्यूलर लेंस मोतियाबिंद रोग में काम आता है, और ये जो मोतियाबिंद है वो नेत्र रोग से संबंधित है। बात करते हैं अपन दूरदृष्टि रोग, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों? याद रखना, इसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। याद रखना, दूर से अपने को दूर वाला नहीं करना है। दूर दृष्टि दोष के अंदर अपने को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु यानी पास की वस्तु अपने को साफ दिखाई नहीं देती है। और इस रोग के लिए जो लेंस काम में लेते हैं दोस्तों, वो लेंस काम आता है दोस्तों द्विउत्तल लेंस।
कौन सा लेंस? द्वि उत्तल लेंस काम में, बायो कॉन्वेक्स लेंस अपन काम में लेते हैं। याद रखें दोस्तों, दूर में ऊ की मात्रा है और यहां पे भी क्या आ रहा है? उत्तल लेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? उत्तल लेंस आ रहा है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों निकट दृष्टि दोष। किसकी बात करते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नजदीक का तो साफ दिखाई दे रहा है अपने को, लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं दे रहा। कारण है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है दोस्तों। तो यहां पे जो कारण है इसका, निकट दृष्टि दोष, नजदीक का तो साफ है लेकिन दूर का अपन साफ देख नहीं पाते हैं। इस रोग में जो लेंस काम में लिया जाता है दोस्तों, वो लिया जाता है द्वि अवतल लेंस। कौन सा लेंस दोस्तों? द्वि अवतल लेंस इस रोग में काम में लिया जाता है दोस्तों। तो अतः इसका जो आंसर होगा दोस्तों कि द्वि अवतल बायो कॉन्केव लेंस लिया जाता है काम में, इसका आंसर होने वाला दोस्तों आपका द। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है, द्वि अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट, याद रखना दोस्तों, सुस्पष्ट, और क्या पूछा है? न्यूनतम दूरी पूछी है, मानक दूरी पूछी है। एक नेत्र के लिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी, मैं आपसे कह सकता हूं कि ऐसी कौन सी दूरी है जिस दूरी से मैं किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकता हूं। तो व्यक्ति क्या करेगा? अपने नजदीक आंख के पास कोई वस्तु लेके आता है दोस्तों, तो उसको दिखाई नहीं देता है। तो कम से कम आंख से कितनी दूरी पे वो वस्तु हो जिस पे आंख उसको स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो जैसे कि ये पेन है दोस्तों, इस पेन को मैं जैसे आंख से इतनी दूरी पे ले आऊंगा, वो दूरी मानक दूरी क्या है? जहां पर मुझे ये मेरा पेन जो है वो मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगे। तो वो ऐसी दूरी जो है, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, पहले 25 सेंटीमीटर की होती है, 25 मीटर की होती है, या 25 मिलीमीटर की होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी दूरी जिस पे न्यूनतम पूछा, दो अधिकतम नहीं पूछा, न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम दूरी जब भी आए दोस्तों वो कौन सी होगी? 25 सेंटीमीटर। यानी नेत्र से 25 सेंटीमीटर जो दूर वस्तु होती है उसको नेत्र न्यूनतम दूरी पे स्पष्ट या सुस्पष्ट देख सकता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, वह दृष्टि दोष जो आंख की कोर्निया की वक्रता के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में पहचान अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई दोस्तों कि वक्रता की जो कोर्निया की जो वक्रता होती है वो चेंज हो जाती है दोस्तों, जिससे प्रकाश की किरणें मैकुला लुटिया पे आपतित नहीं हो पाती है, और जिसके कारण व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए मैंने बताया था कि बेलनाकार लेंस अपन काम में लेते हैं। और ऐसा रोग क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऐसा रोग देखते हैं, निकट दृष्टि में तो ऐसा नहीं होता है, देख पाता है। जरा दूर दृष्टि में दूर प्लस नजदीक दोनों की नजर कमजोर हो जाती है। ऐसा रोग है, बुढ़ापे में हो रहा है। कहां होता है दोस्तों? बुढ़ापे में होता है एक तरह से। तो ऐसा रोग जिसमें नजदीक की नजर भी कमजोर हो जाए और दूर की भी कमजोर हो जाए, वो होगा जरा दृष्टि दोष, या इसे अपन कह सकते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कह सकते हैं दोस्तों? प्रेस बायोपिया। बायोपिया, प्रेस बायोपिया, याद रखिए दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती, यही है। उसके बाद आता है एस्टिग्मेटिज्म। इसी एस्टिग्मेटिज्म को कहा जाता है दोस्तों हिंदी में दृष्टि वैषम्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? दृष्टि वैषम्य कहा जाता है। इसी दृष्टि वैषम्य में व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता है दोस्तों, जिसके कारण उसके आंख में बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस रखना पड़ता है दोस्तों, जिसके कारण उससे दृष्टि का ज्ञान का प्रकार हो जाता है। दीर्घ दृष्टि से यहां मतलब ऐसे दूर दृष्टि रोग से, दूर दृष्टि से। दूर दृष्टि में क्या होता है दोस्तों? दूर की नजर तो क्या होती है? क्लियर होती है, लेकिन नजदीक की नजर कमजोर होती है। नेक्स्ट प्रश्न, एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कि एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकती है, वह निम्न में से किस दृष्टि दोष से पीड़ित है?
तो वो समाचार पत्र को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पा रही है। उसने ये नहीं बोला कि नज़दीक से नहीं पढ़ पा रही, उसने ये नहीं बोला कि दूर से नहीं पढ़ पा रही, केवल क्या बोला है, इस पे ध्यान देना। एक महिला है और महिला का क्या है भैया, बुढ़ापा है। क्या है दोस्तों, बुढ़ापा है, और बुढ़ापे के कारण वो पढ़ नहीं पा रही है सही तरीके से। तो बुढ़ापे में होने वाला रोग अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि कौन सा रोग है बुढ़ापे में होने वाला, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहां पे देखना दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया देता है। हाइड्रोपिया होता है दूर दृष्टि दोष। कौन सा रोग होता है, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष तो बुढ़ापे में होने का इसमें काम नहीं है पहले। उसके बाद आता है अबिंदुकता। अबिंदुकता को कहा जाता है दृष्टि वैषम्य। क्या कहा जाता है, एक तरह से दृष्टि वैषम्य कहा जाता है दोस्तों। फिर आता है आपके मायोपिया। मायोपिया को जो कहा जाता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है दोस्तों। बाद में आता है जरा दूर दृष्टिता या जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष अपने से बोल सकते हैं। तो ये रोग जो होता है दोस्तों जरा दृष्टि दोष, ये बुढ़ापे में होता है, और बुढ़ापे में वृद्ध महिला इसी के कारण ही पास की नज़र कमजोर, दूर की नज़र कमजोर, दोनों ही नज़र कमजोर हो जाती है दोस्तों, जिसके कारण व्यक्ति अखबार या कोई भी पुस्तक या कुछ चीज़ें वस्तु को देख नहीं पाता है। और इस रोग के लिए जो काम आता है लेंस, याद रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रोग के लिए जो आता है लेंस द्विफोक्सीय बायोफोक्सल, इसमें उत्तल प्लस अवतल दोनों लेंस होते हैं चश्मे के अंदर, उत्तल प्लस अवतल दोनों ही लेंस लगाए जाते हैं चश्मे में, जिसे द्विफोक्सीय लेंस या द्विफोक्सल लेंस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, द्विफोक्सल लेंस कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा सही से, बुढ़ापे में आंखों से होने वाला रोग जरा दूरदर्शिता, जरा दृष्टि दोष, या इसे ही इंग्लिश में आ जाता है ऑप्शन में प्रेस बायोपिया कहा जाता है, प्रेस बायोपिया कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्नलिखित में से क्या नहीं कर पाता है। ध्यान से सुना दोस्तों, मायोपिया, और मायोपिया कहा जाता है दोस्तों यहां पे निकट दृष्टि दोष को। किसको कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया कहेंगे निकट दृष्टि दोष। तो मैंने पहले आपको बताया है कि निकट दृष्टि दोष में नजदीक की नजर तो साफ होती है, बढ़िया होती है, लेकिन दूर की नजर जो होती है कमजोर होती है दोस्तों। कैसी होती है, कमजोर होती है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना या नहीं करता है, पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, नहीं करता है। तो दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना, पास की वस्तुओं को साफ देख पाना, निम्न आवृत्ति की आवाज सुन पाना या उच्च आवृत्ति की आवाज सुन पाना। तो नेत्र का सुनने से कहीं कनेक्शन नहीं है दोस्तों। तो अपने दो ऑप्शन जो जा रहे हैं सुनने वाले, ये तो अपने होंगे नहीं। अब बात करते हैं अपन इन दो ऑप्शन की। तो मैं पूछ रहा हूं कि निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या नहीं कर पाता है, तो नहीं कर पाएगा तो कहां नहीं देख पाएगा, दूर नहीं देख पाएगा दोस्तों। तो दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, वो करता क्या है, वो पास की वस्तुओं को साफ देख लेता है दोस्तों, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। तो इसका आंसर जो निकलेगा अपना वो है ए। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मनुष्य के जीभ के बारे में, टंग के बारे में बात करती है, स्वाद का ज्ञान कराती है दोस्तों। तो किस क्षेत्र तक कड़वाहट पूछा है, मीठा नहीं पूछा, नमकीन नहीं पूछा, खट्टा नहीं पूछा, केवल पूछा है कड़वाहट। जितनी भी दवाई वगैरह होती है कड़वी होती है दोस्तों, तो इसने कड़वाहट का ही प्रश्न पूछ लिया है। कड़वाहट और जीभ के कौन से भाग तक सीमित रहती है। तो दोस्तों याद रखना, यह जीभ का सबसे अग्रभाग है। कौन सा भाग है दोस्तों, अग्रभाग है। यह जीभ का जो भाग है ये पश्च भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों, पश्च भाग है। ये पार्श्व भाग है, दोनों साइड के जो भाग होते हैं पार्श्व भाग कहलाते हैं दोस्तों। तो याद रखें, जीभ से संबंधित कभी भी आपके पास प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों, पूछते हैं कि जीभ का कौन सा भाग मीठे का ज्ञान कराता है, कौन सा कड़वे का ज्ञान कराता है दोस्तों, और पूछ लेगा कि खट्टे और नमकीन का जो ज्ञान होता है, स्वाद का जो ज्ञान होता है, वो जीभ का कौन सा पार्ट करवाता है। तो याद रखें दोस्तों, अग्रभाग जो होता है वो हमेशा स्वीट का जो मीठा होता है उससे ज्ञान कराता है। कभी बार अपन जीभ वाले अगले हिस्से पे अपन किसी भी चीज को टेस्ट करते हैं तो आगे वाला जो भाग होता है वो मीठे का ज्ञान कराता है।
बात करते हैं पश्च भाग। पश्च भाग कभी दवाई निगलते हैं दोस्तों, दवाई कैसी होती है दोस्तों, निगलते वक्त अपने को कड़वी लगती है, तो जीभ का सबसे अंतिम जो भाग होता है पश्च भाग जो हो रहा है वो किसका ज्ञान कराता है दोस्तों, कड़वे का ज्ञान कराता है। जो कड़वा स्वाद होता है, एकदम जो कड़वा जो स्वाद है उसका जो ज्ञान करा रहा है, दवाई वगैरह कड़वी उसका जो ज्ञान करा रहा है वो कौन करा रहा है, पश्च भाग करा रहा है। बात करते हैं पार्श्व साइड की, तो दो जीभ का जो पार्श्व साइड वो खट्टा और नमकीन, खट्टा और नमकीन, इधर भी खट्टा और नमकीन। यह स्वाद का जो ज्ञान कराएगा दोस्तों वो कौन कराएगा, जीभ के पार्श्व भाग कराते हैं। तो वापस देखें दोस्तों, अग्र भाग मीठे का, पश्च भाग कड़वे का, पार्श्व भाग जो होता है खट्टे और नमकीन का कराते हैं टेस्ट। जीभ पे छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है दोस्तों, दाने होते हैं, सफेद सफेद दाने होते हैं दोस्तों जीभ के ऊपर, इन्हें स्वाद कलिका क्या कहा जाता है, स्वाद कलिका कहते हैं, जिन्हें ही नाम दिया गया दोस्तों पेपिला। क्या नाम दिया गया, छोटी छोटी स्वाद कलिकाओं को पेपिला नाम दिया गया दोस्तों। उम्र बढ़ने के साथ साथ बुढ़ापे में पेपिलाओं की संख्या में कमी आ जाती है दोस्तों, जिसके कारण व्यक्ति स्वाद का ज्ञान नहीं कर पाता। तो यही कारण है दोस्तों कि बुढ़ापे में व्यक्ति को उतना मीठा नहीं लगता जितना कि मीठा उससे अपने को लग रहा है वहां पे। नेक्स्ट प्रश्न, तो इसका जो आंसर होगा कड़वाहट का, तो कौन सा होगा दोस्तों, सबसे पिछला भाग होगा। कौन होगा दोस्तों, सबसे पिछला भाग होगा। प्रश्न देखना दोस्तों, मनुष्य में सामान्य हृदय धड़कन दर कितनी होती है। सबको पता है दोस्तों, पढ़ते आए हैं शुरू से, अपन साइंस के विद्यार्थी रहे दोस्तों। तो सामान्य हृदय धड़कन पूछिए यहाँ पे, तो 17 से 19 प्रति मिनट, 36 से प्रति मिनट, 10 से 12 प्रति मिनट या 72 प्रति मिनट। तो याद रखना दोस्तों, हृदय धड़कन जब भी आती है तो 72 प्रति मिनट होती है, 72 धड़कन प्रति मिनट इसकी होती है सामान्य हृदय धड़कन। पूछिए सामान्य हृदय धड़कन। बात कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भ्रूण के अंदर, किसमें, भ्रूण में हृदय धड़कन दर कितनी होती है प्रति मिनट के हिसाब से। तो भ्रूण के अंदर जो होती है 140 से 160 प्रति मिनट होती है दोस्तों, 140 से 160 प्रति मिनट होती है दोस्तों। बात करते हैं नवजात की, बात करते हैं नवजात की। नवजात में पूछा जाता है दोस्तों कि हृदय धड़कन कितनी होती है, तो 120 से 140 के मध्य प्रति मिनट होती है दोस्तों। बात करते हैं अपन बच्चे की, बच्चे की जो धड़कन होती है, बच्चों में जो धड़कन होती है हृदय की, वो 100 धड़कन प्रति मिनट होती है, लगभग 100 धड़कन प्रति मिनट होती है दोस्तों। बात करते हैं वयस्क की, बात करते हैं वयस्क की, और वयस्क की जो धड़कन होती है दोस्तों वो 72 धड़कन प्रति मिनट होती है दोस्तों, 72 धड़कन प्रति मिनट होती है दोस्तों। तो यहां पे अपना जो आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 72 धड़कन प्रति मिनट, सामान्य हृदय धड़कन पूछिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ग्रंथियां होती है, ग्रंथियां दोस्तों 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। यहां पे पूछा है दोस्तों कि मानव शरीर की क्या पूछी है, सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए, ग्रंथि होनी चाहिए। तो सुनो दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो ग्रंथि होती है दोस्तों यकृत। क्या होती है दोस्तों, यकृत होती है। इसका जो भार है लगभग 1.5 किलोग्राम के लगभग इसका भार होता है। यह शरीर के सबसे बड़ा अंग भी है, याद रखना, सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग से बोलेंगे, सबसे बड़ा अंग, शरीर के सबसे बड़ा अंग पूछा जाता है तो वो भी दोस्तों आपका क्या होगा, वो भी यकृत होगा दोस्तों। क्या होगा, यकृत होगा दोस्तों। इसी यकृत को शरीर का भोला कहा जाता है दोस्तों, शरीर का भोला कहा जाता है। और भोला कहने का कारण क्या है दोस्तों, शरीर का भोला, भगवान शिव जो भोले थे वो विष को धारण करते थे दोस्तों, इस कारण इसे शरीर का भोला कहा जाता है दोस्तों। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। बात करते हैं अपन श्वसन की, और पूछा है कि किस प्रकार की प्रक्रिया है, ऊष्माशोषी है, उपचयी है, या ऊष्माक्षेपी है, या ऊर्जा शोषी है। तो जो श्वसन होता है दोस्तों वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रक्रिया का उदाहरण है आपके, तो वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है दोस्तों जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो जो श्वसन जो होता है हमारा वो एक मंद
दहन वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, धीरे धीरे हो रहा है, तो इसमें ऊष्मा का क्या है, उत्सर्जन हो रहा है दोस्तों, कि अवशोषण हो रहा है। तो श्वसन के अंदर जो होता है दोस्तों, ऊष्मा का जो क्या होता है दोस्तों, उत्सर्जन होता है। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है, एक तरह से ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सुमेलित कीजिए। पहला आ रहा है आपके सामने एपिग्लोटिस कंठाच्छद, दूसरा आ रहा है दोस्तों लैरिंक्स, तीसरा आ रहा है प्लूरा, और चौथा आ रहा है आपके सामने फेरिंग्स, जिसे कहा जाता है ग्रसनी। मिलान करना है दोस्तों। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन जो होता है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? ये मुख्यतः ग्रसनी के ऊपर पाया जाता है, फेरिंग्स के ऊपर अपने पाया जाता है दोस्तों। जब अपन भोजन निगलते हैं दोस्तों, तो ये ग्रसनी से उठ के श्वास नली को ढक देता है दोस्तों। भोजन से जो ग्रसनी है, भोजन निगलते वक्त ग्रसनी से उठकर कहाँ आ जाएगा? श्वास नली पे आ जाएगा, जिसके कारण श्वास नली ढक जाती है, ग्रसन नली जो खुल जाती है उसके अंदर, और भोजन का टुकड़ा श्वास नली में नहीं जा पाता है दोस्तों। अगर बाई चांस अगर भोजन का टुकड़ा इसके अंदर चला जाता है दोस्तों, तो अपने को हिकअप जो हिचकी होती है वो स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो पहला जो एपिग्लोटिस है भोजन का, ए में क्या आएगा दोस्तों? ए में क्या है दोस्तों? ए में है भोजन को लेरिंग्स में जाने से रोकता है दोस्तों। तो ए में 2 है दोस्तों। बात करते हैं लेरिंग्स की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? लेरिंग्स की बात करते हैं, स्वर यंत्र की बात करते हैं। तो स्वर यंत्र क्या काम करता है दोस्तों? स्वर यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है, लेरिंग्स। अब आदमियों के अंदर क्या है दोस्तों? स्वर यंत्र पूछा जाए तो लेरिंग्स, और पक्षियों में सिरिंग्स। पक्षियों में पूछा जाता है दोस्तों तो सिरिंग्स होता है, लेकिन मानव में पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो मानव में क्या होता है? स्वर यंत्र लेरिंग्स होता है, और उसका जो काम होता है दोस्तों ध्वनि उत्पन्न करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आ रहा है 3, ए में 2, बी में 3। अब आता है प्लूरा। प्लूरा क्या होता है? फेफड़ों पे पाया जाने वाला आवरण होता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आता है दोस्तों? 4। अब आता है फेरिंग्स या ग्रसनी। तो ये भोजन तथा वायु का सामूहिक मार्ग इसे बोल सकते हैं दोस्तों, भोजन एवं वायु का सामूहिक मार्ग इसे बोल सकते हैं दोस्तों, या इसे ही भोजन एवं वायु का सामूहिक की जगह उभयनिष्ठ मार्ग भी कहा जाता है। कौन सा मार्ग कहा जाता है? उभयनिष्ठ मार्ग भी कहा जाता है दोस्तों। खड़ा मार्ग है दोस्तों, जहां श्वसन नली ट्रेकिया आकर जुड़ती है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका जो फेरिंग्स है, इसमें आ गया 1। तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 आपका आंसर जो होगा सही वो होगा सी ऑप्शन। ये देखिए दोस्तों, यहां पे एपिग्लोटिस है, घाटी ढक्कन जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घाटी ढक्कन इसे बोला जाता है दोस्तों। यहां पे श्वसन नली वाइंड पाइप है, और साथ में ग्रास नली भी, ग्रसनी भी है, दोनों एक ही जगह उपस्थित होती है, और यह ढक्कन पाया जाता है। जब भोजन को निगला जाता है तो यह ग्रसनी से हटकर श्वास नली पे आ जाता है, ताकि श्वास नली में भोजन का टुकड़ा ना जा पाए। शरीर में संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र किसके साथ मिलकर काम करता है? याद रखिए दोस्तों, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र किसके साथ मिलकर काम करता है? तो अंतःस्रावी तंत्र जो किसके साथ मिलकर काम करेगा? तंत्रिका तंत्र के साथ, पाचन तंत्र के साथ, प्रजनन तंत्र के साथ, या फिर काम करेगा श्वसन तंत्र के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र के साथ कौन मिलेगा? अंतःस्रावी तंत्र मिल जाएगा। तो अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र आपस में मिलकर शरीर का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं दोस्तों। जब तंत्रिका तंत्र के साथ में अंतःस्रावी तंत्र, कौन सा तंत्र? अंतःस्रावी तंत्र जुड़ जाता है दोस्तों, मिल जाते हैं, तो ये जो घटना कहलाती है वो न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि अंतःस्रावी तंत्र का तंत्रिका तंत्र के साथ मिल जाना न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है दोस्तों। जिसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कंकाली मांसपेशियों को यह भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं? तो देखिए दोस्तों, कंकाली मांसपेशियां हैं, हृदय मांसपेशियां हैं। कौन सी मांसपेशियां हैं? हृदय मांसपेशियां हैं,
और तीसरी जो मांसपेशी होती है दोस्तों वो होती है चिकनी मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? चिकनी मांसपेशी। जो कंकाली मांसपेशी होती है दोस्तों वो सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कैसी दिखाई देती है? रेखित दिखाई देती है। कैसी? रेखा में दिखाई देती है, लाइनिंग होती है, इन पर लाइनर है वो, तो रेखित दिखाई देती है। साथ में इन कंकाली पेशियों पर, इन कंकाली मांसपेशियों पे अपना नियंत्रण होता है दोस्तों। इस कारण ये रेखित के साथ साथ ऐच्छिक होती है दोस्तों। कैसी होती है? ऐच्छिक होती है दोस्तों, रेखित के साथ साथ ऐच्छिक होती है। बात करते हैं हृदय मांसपेशियों की। हृदय मांसपेशियां रेखित होती है दोस्तों। कैसी होती है? रेखित होती है। हृदय मांसपेशियां भी कैसी होती है? रेखित होती है, लेकिन इन पे अपना कंट्रोल नहीं होता दोस्तों। इस कारण ये अनैच्छिक प्रकार की होती है। कैसी प्रकार की होती है? अनैच्छिक प्रकार की होती है दोस्तों। ये कैसी होती है? अनैच्छिक प्रकार की होती है। अब चिकनी पेशियों के बारे में पता है तो दोस्तों ये अरेखित होती है। कैसी होती है? अरेखित होती है दोस्तों, अरेखित। और साथ में क्या होती है? अनैच्छिक होती है। इन पे भी अपना कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों। तो प्रश्न पे लौटते हैं दोस्तों। कंकाली मांसपेशियों को यह भी कहा जाता है, तो कंकाली का पूछा जाता है तो रेखित और ऐच्छिक है। ये रेखीय में होती है और साथ में ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। तो यहां पे कैसी मांसपेशियां हैं? ये रेखित मांसपेशियां हैं। कैसी मांसपेशियां हैं? रेखित मांसपेशियां हैं। तो इसका आंसर होगा द। नेक्स्ट प्रश्न। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? क्या पूछा है? कुल। किसके बारे में? शरीर के बारे में। और क्या पूछ रहा है? यह हड्डियां नहीं पूछ रहा दोस्तों, मांसपेशियां पूछा है। क्या पूछा है? मांसपेशियां पूछा है। तो हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियां होती है उनकी संख्या कितनी होती है? देखते हैं दोस्तों। 639 होती है, 665 होती है, 556 होती है, या फिर 565 होती है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा 639 पेशियां। कितनी? 639 मांसपेशियां होता है दोस्तों। ये मांसपेशियों का अध्ययन जो होता है दोस्तों, इनका जो अध्ययन होता है दोस्तों, अध्ययन कहलाता है सार्कोलॉजी दोस्तों। क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी कहलाता है दोस्तों। सार्कोलॉजी कहलाता है दोस्तों। इन मांसपेशियों के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। प्रोटीन जो होती है मांसपेशियों के अंदर, उस प्रोटीन को कहते हैं एक्टिन और मायोसिन। कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों? एक्टिन और मायोसिन नामक जो प्रोटीन होती है दोस्तों वो पाई जाती है किसमें? मांसपेशियों में पाई जाती है। और इनकी संख्या पूछे कभी भी एग्जाम में तो 639 मांसपेशियां इसमें पाई जाती है मानव शरीर के अंदर। बात करते हैं नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? बात हो रही है नवजात शिशु की, भ्रूण की बात नहीं हो रही दोस्तों, ना वयस्क की बात हो रही है दोस्तों। यहां पे बात हो रही है नवजात शिशु, जिसका प्रसव के पश्चात उस समय बाद का नवजात शिशु मान लिया जाता है दोस्तों। तो बात करते हैं अपन, पहले देख लेते हैं दोस्तों कि भ्रूण का कभी भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए, या प्रश्न आ जाए नवजात का दोस्तों, या प्रश्न आ जाए वयस्क व्यक्ति में कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखें दोस्तों जब भ्रूण में कुल अस्थियां पूछी जाती है दोस्तों तो 306 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? 306 अस्थियां होती है। बात करते हैं नवजात की, तो नवजात में हड्डियां होती है 270 हड्डियां नवजात में पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है? 270 हड्डियां नवजात में पाई जाती है। बात करते हैं वयस्क की, तो वयस्क में 206 हड्डियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों? 206 हड्डियां पाई जाती है। तो अपना प्रश्न है नवजात शिशु से, तो यहां पे जो 270 आंसर आपको पहला ही आंसर दिख रहा है 270। यहां जो आंसर दिख रहा है 306 आपको, ये किस में होगा दोस्तों? भ्रूण में होता है। कहां होता है दोस्तों? भ्रूण में होता है दोस्तों। और 206 जो आंसर दिख रहा है यहां पे आपको, ये होता है वयस्क में दोस्तों। कहां होता है? वयस्क में आंसर इसका होगा। हड्डियां जुड़ जाती है दोस्तों, हड्डियों में एक तंत्र पाया जाता है जिसका नाम है हेवर्सियस तंत्र। कौन सा तंत्र है? हड्डियों में तंत्र पाया जाता है जिसके कारण हड्डियां जुड़ती है दोस्तों, हेवर्सियस तंत्र। इस हेवर्सियस तंत्र के कारण ही हड्डियां 306 से 270 होती है और 270 से जुड़कर 206 में बदल जाती है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है 270 हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाता है दोस्तों, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आइए देखते हैं। हड्डियां कठोर होती है, या दांत के ऊपर पाया जाने वाला इनेमल नहीं है दोस्तों, यहां पे इनेमल है। क्या है दोस्तों? इनेमल।
यहां पे अमीनो अम्ल है दोस्तों, और यहां पे केरोटीन या केराटिन जिसे बोला जाता है दोस्तों। तो सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? कठोर पदार्थ। तो अपने को एकदम आवेश में आकर अपने को हड्डियां नहीं कर देना दोस्तों। आप सब लोगों ने दांत देखे होंगे दोस्तों, और दांत के ऊपर जो सफेद परत पाई जाती है वो इनेमल से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है दोस्तों? इनेमल से निर्मित होती है। और इसी कारण दांत में सबसे कठोर आवरण, जो बाहरी सफेद आवरण है, वो किससे निर्मित होता है? इनेमल से निर्मित होता है। तो दांत का सबसे कठोर आवरण भी इनेमल होता है, और मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ भी क्या होता है दोस्तों? इनेमल होता है। क्या होता है दोस्तों? इनेमल होता है। इस इनेमल के अंदर एक कोशिका पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है दोस्तों? कोशिका पाई जाती है, जिस कोशिका को इमालायोब्लास्ट कोशिका कहा जाता है। क्या कोशिका कहा जाता है? इमालायोब्लास्ट कोशिका कहा जाता है दोस्तों। कई बार प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि अत्यधिक दांतुन या मंजन करने पर दांत की कौन सी परत को नुकसान पहुंचता है या कौन सी परत नष्ट हो जाती है? तो याद रखना, दांत के सबसे ऊपरी परत होती है, जो सफेद आवरण होता है दोस्तों, वो होता है इनेमल। तो अत्यधिक दांतुन करने पर इनेमल परत क्या हो जाती है दोस्तों? नष्ट हो जाती है यहां पे। तो इसका आंसर है अपना इनेमल। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछिए दोस्तों। और सबसे बड़ी हड्डी कहां पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। पैर में कहां? कि जांघ में पाई जाती है दोस्तों। तो यहां पे एक हड्डी आती है फीमर। क्या आती है? फीमर। यहां पे दोस्तों पाई जाती है पटेला। कौन सी हड्डी? पटेला पार्ट पाया जाता है। यहां पे दोस्तों हड्डी आ रही है टीबिया। कौन सी हड्डी है? टीबिया। और ये कौन सी है? फिबुला। याद रखना दोस्तों, जो फीमर है ये जांघ में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। तो प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछी है, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? फीमर होगी। कौन सी होगी? फीमर। ह्यूमर्स हाथ में, बाजू में पाई जा रही है दोस्तों। फीमर पैर में पाई जा रही है दोस्तों। टीबिया पैर में पाई जा रही है दोस्तों। और अल्ना जो होती है वो हाथ में पाई जाती है दोस्तों। तो इस कारण अपना जो आंसर होने वाला है, सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन है दोस्तों? फीमर है। कौन है दोस्तों? फीमर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर की सर्वाधिक प्रबल, प्रबल बोल दो, स्ट्रॉन्ग बोल दो या मजबूत बोल दो दोस्तों। प्रबल बोल दो, स्ट्रॉन्ग बोल दो या मजबूत बोल दो दोस्तों। कौन सी हड्डी है? जबड़े में, गर्दन में, उर्जांग में या भुजा में? तो याद रखना, सबसे जो मजबूत हड्डी होती है दोस्तों, वो मजबूत हड्डी होती है अपने जबड़े में। और जबड़े में जो हड्डी है सबसे प्रबल अस्थि, वो कौन सी है? मैंडिबल है दोस्तों। कौन सी है? मैंडिबल है। तो सबसे मजबूत अस्थि, प्रबल अस्थि जो होती है वो होती है जबड़े में। कहां होती है दोस्तों? जबड़े में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कई बार आ जाता है कि कपाल में कितनी अस्थियां होती है? किसमें? कपाल में। कई बार प्रश्न आता है कि चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो कपाल में दोस्तों होती है 8 और चेहरे में होती है दोस्तों 14। कितनी होती है दोस्तों? 14 अस्थियां होती है। याद रखना इसको। कपाल में आप 8 हड्डियां होती है। उन 8 हड्डियों के लिए याद रखें, एक ट्रिक है दोस्तों, स्टेप ऑफ। कपाल की हड्डियां कभी भी पूछी जाती है आपसे, तो क्या ट्रिक है? STEP, स्टेप ऑफ। क्या है दोस्तों? स्टेप ऑफ। ऐसे स्पिनोइड, एस से स्पिनोइड, टेम्पोरल, एथेमोइड, एथेमोइड, पेराइटल दोस्तों, पेराइटल। उसके बाद ऑक्सीपिटल दोस्तों, ऑक्सीपिटल। और यहां पे आती है फ्रंटल। तो याद रखिए दोस्तों, टोटल कपाल में अस्थियां कितनी होती है? 8 होती है। गिनने पे अपने को कितनी दिखाई दे रही है? यहां पे 6 दिखाई दे रही है। कितनी दिखाई दे रही है? 6 दिखाई दे रही है। तो यहां पे जो हड्डियां होगी, टेम्पोरल और पेराइटल जो होगी, वो कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। टेम्पोरल और पेराइटल कितनी होगी? 2 होगी। बाकी सभी क्या होंगी दोस्तों? 1 1 1 होंगी। सभी की सभी क्या होगी दोस्तों? 1 होंगी। बात करते हैं चेहरे की 14 अस्थियों की। चेहरे की 14 अस्थियों की बात करता हूं दोस्तों, तो उसके लिए ट्रिक है दोस्तों, उसके लिए ट्रिक है चेहरे की। वो मेरे मन को लेकर पलट न जाए, वो मेरे मन को लेकर पलट न जाए दोस्तों। चेहरे की हड्डियों के लिए, वो मेरे मन को लेकर पलट न जाए। याद रखना दोस्तों, वो से होता है वूमर। कौन सी अस्थि है? वूमर। मेरे से मैग्जिला। कौन सी? मैग्जिला।
मन से मैंडिबल, मन से मैंडिबल, याद रखें दोस्तों, मन से मैंडिबल। को से कोंचा, नेजल इंफीरियर कोंचा इसका पूरा नाम है दोस्तों, को से कोंचा। लेकर से लेक्राइमल, लेक्राइमल आंखों वाली लेक्राइमल। पलट से प्लेटिन, प्लट से प्लेटिन, ये प्लेटाइन जिसे बोलते हैं अपन। ने से नेजल, कैसा है, नेजल, नेजल बोन है दोस्तों। और यहां पे आएगा जाइगोमेटिक, कौन सा, जाइगोमेटिक, कौन सा है भैया, जाइगोमेटिक आ गया अपना। तो याद रखिए दोस्तों, कपाल में कुल 8 और चेहरे में कुल 14 अस्थियां पाई जाती है। 8 पूछे कपाल की तो स्टेप अप, और कुल 14 अस्थियां आपसे जब भी पूछा जाता है तो आप याद रखिए दोस्तों, वो मेरे मन को लेकर पलट ना जाए। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कान की कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? किसकी हड्डियां पूछी है? कान की। कितनी अस्थियां होती है? तो याद रखना दोस्तों, एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है। तो मानव के पास 2 कान होते हैं दोस्तों, और दोनों कानों में 3 और 3 कितनी होगी? 6 हड्डियां होगी। कितनी हड्डियां हो जाती है दोस्तों? 6। राइट एंड लेफ्ट दोनों कान के अंदर तीनों हड्डियों के जो नाम होते हैं दोस्तों, MIS, MIS, मिस। और मिस झुम के पहनेगी कानों में, और कानों में हड्डियां होती है मेलियस, इनकस, स्टेपिज। मेलियस, इनकस, स्टेपिज। याद रखिए दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी पूछा जाता है तो कौन है भैया? स्टेपिज है। और स्टेपिज कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगर कुल अस्थियां पूछा जाता है, यहां कान की कुल अस्थियां पूछा जाता है, इसलिए आंसर 6 हो गया। लेकिन यहां पे प्रश्न अगर एक कर्ण में अस्थियां पाई जाती, केवल एक का पूछे जाता दोस्तों, तो यहां पे आंसर अपना अलग हो जाता, 3 हो जाता दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? याद रखना दोस्तों, वर्तमान में अवशेषी अंग बताया जा रहा है। हो सकता है पुराने समय में कहीं ना कहीं उसका उपयोग हुआ हो, लेकिन वर्तमान में कैसा है? अवशेषी अंग, उसके अवशेष बचे हैं दोस्तों केवल। तो देखिए दोस्तों, थायराइड है क्या? पित्ताशय है क्या? पलीहा है क्या? या अक्ल डाढ़ जिसे अपन कहते हैं? तो देखो, इसके अंदर अवशेषी अंग पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? अवशेषी अंग पूछा है। और अवशेषी अंग जो होगा दोस्तों, अक्ल डाढ़ होगा। अक्ल डाढ़, अक्ल डाढ़ जो अंतिम मोलर होते हैं, कौन से? अंतिम मोलर। कौन से? अंतिम जो मोलर दांत होते हैं, अंतिम जो मोलर दांत होते हैं, उन्हें अक्ल डाढ़ कहा जाता है। यह वर्तमान में अवशेषी अंग है। इसके साथ साथ दोस्तों एक अवशेषी और अंग है जिसे कहते हैं अपन अपेंडिक्स। एक तरह से क्या है? वर्तमान में यह भी अवशेषी अंग के रूप में ही है। मानव में निमेशक पटल आता है, मानव में निमेशक पटल आता है, वो भी क्या है? अवशेषी अंग है। निमेशक पटल, निमेशक पटल। तो याद रखिए दोस्तों, मानव शरीर में एक अवशेषी अंग पूछा जाए तो वा तो ऑप्शन में आपको अक्ल डाढ़ मिलेगी, या निमेशक पटल मिलेगा दोस्तों, या फिर मिलेगा आपको अपेंडिक्स। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है द। निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रावण करता है? किसका? पित्त का, बाइल जूस का। पित्त रस जो होता है उसका स्त्रावण, पित्त रस निकालने का कार्य कौन सा अंग करता है दोस्तों? तो पित्त रस का निर्माण जो कर रहा है, यहां स्त्रावण से बनाने का कार्य कर रहा है, तो पित्त रस का जो निर्माण करता है दोस्तों, वो अंग है, जो अंग है जो अपना, वो है यकृत। कौन है दोस्तों? यकृत है। कौन है दोस्तों? यकृत है। पित्त रस का जो निर्माण करता है वो यकृत होता है, लेकिन पित्त रस का भंडारण जो होगा दोस्तों, पित्त रस का जो भंडारण होगा दोस्तों, वो होगा पित्ताशय में। भंडारण जो होता है पित्ताशय में होता है, और निर्माण जो होता है दोस्तों वो कहाँ होता है? पित्तरस का। पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में होता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है स्त्रावण करने का वो है बी, यकृत। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? बात करते हैं अपन अग्नाशय की, पेनक्रियास की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अग्नाशय की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो किसकी तोड़ने की बात हो रही है? वसा को तोड़ने की बात हो रही है दोस्तों, वसा को तोड़ने की बात हो रही है। तो इसके लिए भी मैं आपको सीधा साधारण सा ट्रिक बताता हूं दोस्तों, जिससे कभी भी आपका एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। यहां देखना दोस्तों, कौन किससे टूटता है? साधारण भाषा में, लैंग्वेज में अपन सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन
ट्रिप्सिन में पीछे पसीन आ रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? पसीन, यानी पसीना। और पसीना कहाँ बहाया जाता है? जिम के अंदर बहाया जाता है। किस में बहाया जाता है? जिम में बहाया जाता है। तो याद रखें, जिम में प्रोटीन की डिब्बे खा खा कर बॉडी बना ली जाती है दोस्तों। तो यहां पसीन, और पसीन से यहां क्या आ रहा है? किससे संबंधित हो जाएगा? ये प्रोटीन से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? प्रोटीन से संबंधित हो जाएगा। यहां पे देखिए दोस्तों, एमाइलेज। एमाइलेज, घर पे कई बार कोई व्यक्ति अगर मांगने आता है तो रोटी का टुकड़ा हो, रोटी हो, या कुछ भी अपने साम धान हो, कुछ भी हो, तो व्यक्ति क्या करता है? ए माई दे। क्या बोलता है दोस्तों? ए माई दे। तो माई क्या देगी दोस्तों? उन्हें धान देगी। और जो धान होता है दोस्तों, वो कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। धान जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ए माई दे, क्या दे? धान। धान देता है दोस्तों। तो धान किसका हो गया? कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट के लिए। याद रखिए दोस्तों कि कौन कार्बोहाइड्रेट का पाचन में साइकिल तोड़ेगा इसमें? तो एमाइलेज। कौन तोड़ेगा? एमाइलेज। बात करते हैं दोस्तों लाइपेज की। लाइपेज, पीछे क्या आ रहा है दोस्तों? पेज आ रहा है दोस्तों। पीछे क्या आ रहा है? पेज आ रहा है दोस्तों। तो कई बार स्कूल कॉलेज वगैरह में अचार का डिब्बा लेकर जाते हैं, साथ टिफिन में अचार ले जाते हैं, और अचार का तेल किस पे गिर जाता है दोस्तों? कहाँ गिर जाता है? पेज पे। कॉपियां खराब हो जाती है, तो नोटबुक खराब हो जाती है दोस्तों। तो पेज आ रहा है, और जो तेल है गिरा है, किसका रूप है? वो वसा का रूप है, फैट का रूप है। तो याद रखें दोस्तों, जो पेज है वो किसका पाचन करेगा भैया? वसा का पाचन करेगा दोस्तों। किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा दोस्तों। और ये पेप्सिन, यहाँ पे वापस संबंध पसीन आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? पसीन आ रहा है। इसका संबंध किससे होगा दोस्तों? प्रोटीन से होगा दोस्तों। किससे होगा दोस्तों? प्रोटीन से होगा दोस्तों। तो अग्नाशय में याद रखिए दोस्तों, अग्नाशय के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एंट्रोकाइनेज, लेक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, जिनमें से ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के लिए, एमाइलेज, एमाई दे क्या देगा? धान देगा। तो कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट का रूप है। लाइपेज, पेज, पेज पे क्या गिरा? अचार का तेल। अचार का तेल गिरने से भाई साहब क्या होता है? यहां किसका रूप कर पाचन करेगा? यहां पे पेज पे वसा, और पेप्सिन तो यहां प्रोटीन। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? बात हो रही है लार, स्लाइवा की बात हो रही है दोस्तों। ये किसके पाचन में सहायता करती है? तो याद रखें, प्रोटीन के पाचन में, वसा के पाचन में, रेसे या स्टार्च के पाचन में। तो याद रखिए दोस्तों, कभी भी लार का पाचन पूछा जाता है दोस्तों, तो लार का जो पाचन, उसके लिए सही आंसर होगा वो होगा स्टार्च। कहां से होगा? स्टार्च। क्योंकि 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में हो जाता है, बकल कैविटी में हो जाता है दोस्तों, और मुख में पाई जाती है लार। और लार जो करती है, स्टार्च का पाचन करती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं किया जाता? अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं किया जाता। तो याद रखिए दोस्तों, अग्नाशय द्वारा लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज, लेक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं दोस्तों। तो इनमें से अपने को पहचानना है कि कौन सा स्रावित नहीं होता है। तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एंट्रोकाइनेज, लेक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज दोस्तों। तो इसमें से जो नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा दोस्तों? कौन सा नहीं होता है? रेनिन का नाम कहीं भी नहीं आया दोस्तों। रेनिन का नाम कहीं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रेनिन जो निकलता है दोस्तों, किडनी से निकलता है दोस्तों, वृक्क से निकलता है दोस्तों। तो किससे स्रावित नहीं होता? ये अग्ना से स्रावित नहीं होता। ट्रिप्सिन आ जाएगा, लाइपेज आ जाएगा, एमिलेज आ जाएगा, लेकिन कौन नहीं होता है दोस्तों? रेनिन। क्योंकि रेनिन किससे निकल रहा है दोस्तों? किडनी से निकल रहा है। किससे निकल रहा है दोस्तों? किडनी से। और किडनी से दोस्तों दो प्रकार के निकलते हैं हार्मोन, एक रेनिन और एक होता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन किससे? किडनी से दो, एक रेनिन निकलता है दोस्तों और एक इरिथ्रोपोइटिन निकलता है दोस्तों, किडनी से निकलने वाला हार्मोन। तो इसका आंसर होगा ब। लेक्टोज किससे बना होता है?
प्रश्न ध्यान से देखें। सो लैक्टोज किससे बना होता है? ये कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां होती है दोस्तों, एकलक इकाई, द्विलक इकाई जो होती है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड के अंदर आते हैं दोस्तों ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, ये सब इसमें आते हैं, ग्लैक्टोज आता है, ये सब मोनोसेकेराइड के अंदर आते हैं। डाइसेकेराइड के अंदर माल्टोज आता है दोस्तों, लैक्टोज आता है दोस्तों, और सुक्रोज आता है दोस्तों। तो याद रखें, ग्लूकोज और ग्लूकोज की दो इकाइयों में, ग्लूकोज और ग्लूकोज की दो एकलक इकाइयों में टूटने का जो काम करता है दोस्तों, वो करता है माल्टोज। कौन करता है दोस्तों? माल्टोज करता है दोस्तों। बात करते हैं अपन ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की दो इकाइयों में टूटने का जो काम करेगा दोस्तों, वो कौन करेगा दोस्तों? वो करेगा ग्लैक्टोज। कौन करेगा दोस्तों? ग्लैक्टोज करता है दोस्तों। कौन करता है? ग्लैक्टोज करता है। यहां पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कौन कर रहा है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटने का काम कौन करता है दोस्तों? सुक्रोज करता है। कौन करता है दोस्तों? सुक्रोज करता है। तो अपने को प्रश्न क्या पूछा दोस्तों? लैक्टोज किससे बना होता है? तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की दो एकलक इकाइयों से ग्लैक्टोज या जिसे बना, यह लैक्टोज बना होता है। और यह लैक्टोज जो होता है दोस्तों, याद रखें दोस्तों, ये जो लैक्टोज होता है दोस्तों, ये जो लैक्टोज जो है, लैक्टोज, ये जो लैक्टोज है, ये दूध की शर्करा कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? दूध की शर्करा कहलाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होने वाला है अपना ब, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। भोजन प्राय किसमें पचता है? डाइजेशन की बात हो रही है दोस्तों, तो छोटी आंत में पचता है, पेट में पचता है, यकृत में पचता है, या बड़ी आंत में पचता है? तो याद रखिए दोस्तों, भोजन प्राय, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण किस अंग में होता है? यह प्रश्न आ जाता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन या कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स का सर्वाधिक पाचन किस में होता है? तो कोई बात नहीं दोस्तों, उसके लिए आंसर अपना क्या है? छोटी आंत में। क्या है आंसर? छोटी आंत में। याद रखिए दोस्तों, छोटी आंत के अंदर भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है दोस्तों, पाचन इसी में होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहां ये बड़ी आंत है। कौन सी आंत है? बड़ी आंत है, ये वाली। इसकी कई बार लंबाई पूछ ली जाती है दोस्तों। जिसकी लंबाई लगभग में है, तो इसकी लंबाई है 1.5 मीटर होती है दोस्तों, लगभग में। बात कर लेते हैं अपन इस छोटी आंत की। किसकी? छोटी आंत की। ये बड़ी आंत का पार्ट है। बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत की लंबाई लगभग में 7.5 मीटर के समथिंग होती है। तो कई बार प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि आहार नाल का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो छोटी आंत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा दोस्तों। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं? 3। और 3 पार्ट का नाम है DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। क्या होता है दोस्तों? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। प्रश्न पलट के पूछ लिया जाता है दोस्तों कि छोटी आंत के कौन से भाग में सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया होती है? तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में सर्वाधिक पाचन होता है। सर्वाधिक पाचन होता है दोस्तों। ड्यूडेनम वाले पार्ट में सर्वाधिक पाचन होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? आमाशय रस में रहता है दोस्तों। कई बार इसका सीधा सिंपल सा प्रश्न आता है कि आमाशय का आकार कैसा होता है भैया? आमाशय का आकार कैसा होता है? तो अंग्रेजी भाषा के जे अक्षर, जे फॉर जग, अंग्रेजी भाषा के जे अक्षर के जैसा इसका आकार होता है दोस्तों। और इसके अंदर जो अम्ल पड़ा होता है, इसके अंदर जो अम्ल पड़ा होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पड़ा होता है दोस्तों। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंदर एक आवरण पाया जाता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं श्लेष्मा का आवरण। किसका आवरण दोस्तों? श्लेष्मा का आवरण। श्लेष्मा का आवरण कहा जाता है दोस्तों। आमाशय के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक पार्ट होता है दोस्तों कार्डियक, एक पार्ट होता है दोस्तों फंडस, और एक पार्ट होता है दोस्तों कार्डियक फंडस फाइलोरिक। क्या पार्ट होता है दोस्तों? कार्डियक फंडस और
फाइलोरिक। ये 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, और ये अंग्रेजी भाषा के जे अक्षर के समान दिखाई देता है दोस्तों। तो निम्न में कौन सा अम्ल है, तो यहां पे अम्ल आ गया अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहां पे अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन पूछा है, डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी की पूछा है, कमी के कारण होता है, तो सीधा सीधा आंसर इसका निकलने वाला है जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है दोस्तों। किसकी कमी के कारण, जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है दोस्तों। इसका आंसर निकलेगा जल। आहार नाल एलिमेंट्री कैनल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, अंतिम उत्पाद पूछ रहा है। स्टार्च के पाचन के बाद स्टार्च माल्टोस में बदलता है और माल्टोस बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। लार में पाया जाता है कि एंजाइम टाइलिन, जो स्टार्च को किस में बदलता है दोस्तों, माल्टोस में बदलता है। जो टाइलिन होता है लार के अंदर क्या होता है दोस्तों, मानव की लार जो होती है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इस टाइलिन नामक एंजाइम से ये स्टार्च जो है, ये जो स्टार्च है किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, माल्टोज में कन्वर्ट होता है दोस्तों। किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में कन्वर्ट होता है दोस्तों। और ये माल्टोज लास्ट में जाकर किस में होता है, ग्लूकोज में। तो अंतिम उत्पाद के रूप में स्टार्च से होता है और अंतिम उत्पाद के रूप में कौन होता है, ग्लूकोज होता है दोस्तों। तो अपना आंसर है ग्लूकोज, अपना आंसर है ग्लूकोज। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं हैं। याद रखिए दोस्तों, आमाशय अभी पहले पढ़ा था अपन ने, किसका आकार अंग्रेजी भाषा के जे अक्षर के जैसा होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, कार्डिक, फंडस और फाइलोरिक दोस्तों, कार्डिक, फंडस और फाइलोरिक। और आमाशय के अंदर जो अम्ल भरा होता है, एसिड भरा होता है दोस्तों, HCl होता है। और HCl से बचाने के लिए दोस्तों क्या होता है, श्लेष्मा का आवरण होता है दोस्तों। और इसमें कई बार HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो एसिडिटी रोग हो जाता है दोस्तों। कौन सा रोग हो जाता है, आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो एसिडिटी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, एसिडिटी। और उस एसिडिटी रोग के उपचार के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त लेते हैं, तो अपन प्रति अम्ल का उपयोग, एंटासिड का उपयोग करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ये जो कोशिकाएं हैं पेप्सिन स्त्रावी, ये कैसी कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिकाएं हैं। आमाशय से कोशिकाएं जो हो रही है RLP, रेनिन, लाइपेज और पेप्सिन, RLP। तो यहां पे दोस्तों पेप्सिन के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, पेप्सिन के बारे में पूछा है। तो ये कैसी कोशिकाएं दोस्तों, मुख्य कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं, भित्तीय कोशिकाएं या अम्ल कोशिकाएं। तो ये कौन सी कोशिका हो जाएगी, मुख्य कोशिकाएं हो जाएगी दोस्तों। किसके स्त्रावण में एंजाइम होते हैं दोस्तों, किसके स्त्रावण में एंजाइम निकलते हैं दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एंजाइम जो निकलते हैं वो लार से निकलते हैं दोस्तों। हमारे मनुष्य की जो लार है, मनुष्य मुख्य जो लार है, उससे 2 एंजाइम निकलते हैं दोस्तों। एक एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम है दोस्तों, लाइसोजाइम। और दूसरा एंजाइम है दोस्तों टाइलिन। अभी थोड़ी देर मैंने पढ़ाया, स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज को, और बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो लार ग्रंथियों में कौन से एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं दोस्तों, ये सूक्ष्म कीटाणु जीवाणु को नष्ट करने का काम करते हैं दोस्तों। और ये जो एंजाइम है वो गाय के मूत्र में पाया जाता है दोस्तों। यही कारण है, गाय के मूत्र में, गाय के मूत्र में पाया जाता है दोस्तों। कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम। यही कारण है कि गाय माता का अपन जो टॉयलेट जो होता है, मूत्र जो होता है, उसको सेवन करते हैं दोस्तों। यहां टाइलिन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका, तो इसका आंसर अपना होगा से। किसके स्तर में एंजाइम होते हैं, तो लार के ग्रंथियां जो होती है उनमें स्तर में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, ग्लाइकोजन के रूप में रखने वाला। तो याद रखना, मनुष्य में जो भोजन इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में होता है दोस्तों। पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो अंग है वो इसको स्टोर करने का काम करता है। और तो यकृत में भोजन का जो संग्रहण होता है, यकृत में भोजन का जो संग्रहण होता है दोस्तों, वो किसके रूप में होता है दोस्तों, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है दोस्तों। किसके रूप में होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन के रूप में होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन से सहायक पाचन अंग है? याद रखिए दोस्तों, यहां पे पूछा अपने को सहायक पाचन अंग, मुख्य पाचन अंग नहीं पूछा है, हेल्पर अंग पूछा है अपने को। तो याद रखिए दोस्तों, जो अग्नाशय होता है, एक तो अग्नाशय सहायक पाचन अंग है दोस्तों, सहायक पाचन अंग है दोस्तों। 3 नंबर वाला है पित्ताशय। पित्ताशय वो पित्तरस वगैरह का निर्माण होता है, उसमें बाइल जूस वगैरह का निर्माण होता है, इसका मुख्य रूप से भूमिका नहीं होती पाचन में, एक पित्ताशय हो गया दोस्तों। तीसरा होता है जीवा, जीभ, टंग जो होती है, अपनी जीभ जो होती है वो केवल भोजन को घुमाने, बोलने, करने का काम करती है, भोजन को इधर उधर करने का कार्य करती है। तो दोस्तों यहां पे जो अपना पाया जाएगा कि कौन से सहायक पाचन अंग है, याद रखिए भोजन का सर्वाधिक जो पाचन होता है दोस्तों वो होता है छोटी आंत में, और आमाशय में सबसे पहले प्रोटीन का पाचन होना आमाशय से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, एचसीएल वगैरह पड़ा रहता है दोस्तों उसके अंदर। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 5। तो ऑप्शन है अपना द 1, 3, 5। ये केवल सहायता करते हैं, मुख्य भूमिका नहीं निभाते दोस्तों। वृक्क यानी कि किडनी, किसकी बात हो रही है दोस्तों? किडनी की बात हो रही है दोस्तों। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट पूछिए दोस्तों, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो वृक्क की जो होती है वो होती है वृक्क नलिका, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। इसमें वृक्क के अंदर 10 से 12 लाख जटिल संरचनाएं पाई जाती है। वो 10 से 12 लाख जटिल संरचनाएं जो होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? नेफ्रॉन कहलाती है। तो वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जब भी आ रही है दोस्तों नेफ्रॉन कहलाती है। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर की संरचनात्मक क्रिया इकाई, तो मानव शरीर की पूछी जाए, किस शरीर की? मानव शरीर की कौन सी इकाई? संरचनात्मक और क्रियात्मक। कौन सी? क्रियात्मक। और क्या पूछी जाए? इकाई पूछी जाए दोस्तों, तो कौन होगा? कोशिका होगा। कौन होगा? कोशिका होगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है वृक्क नलिका, जिसे अपन कहते हैं नेफ्रॉन। मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है, उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, वृक्क युग्म किडनी का जोड़ा शामिल होता है, उसके अंदर 2 किडनीज पाई जाती है, तो वो तो शामिल होगा उसके अंदर। मूत्राशय शामिल होगा, याद रखने, उत्सर्जन कर रहे हैं तो मूत्राशय तो शामिल होना ही होना है। अब मूत्रवाहिनी युग्म, मूत्रवाहिनी नलिका होती है, वो भी इसके अंदर शामिल होती है दोस्तों। कौन शामिल नहीं होता? मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं पूछा है दोस्तों, तो नहीं। तो नेत्रों का क्या काम है दोस्तों? नेत्रों का कोई काम नहीं है दोस्तों यहां पे। तो कौन शामिल नहीं होता? नेत्र युग्म उत्सर्जन में शामिल नहीं होते दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्सर्जन, ये किडनी के 2 जोड़ा आ गए आपके सामने, उसके साथ ये मूत्रवाहिनी नलिकाएं आती है। ये आ गया दोस्तों मूत्राशय। क्या आ गया दोस्तों? मूत्राशय। याद रखें दोस्तों, मूत्राशय का जो मान होता है, अपने क्षमता जो होती है मूत्राशय की, वो होती है 700 से 800 ml। कितनी होती है? 700 से 800 ml मूत्राशय में मूत्र स्टोर करने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखें, प्रतिदिन कितना? प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर, कितना? 1 से 1.5 लीटर मूत्र जो होता है दोस्तों वो उत्सर्जित कर दिया जाता है मानव के द्वारा। क्षमता पूछी जाती है दोस्तों, क्या पूछी जाती है? क्षमता पूछी जाए तो 700 से 800 ml, और उत्सर्जन पूछा जाए कि कितने मूत्र का उत्सर्जन कर देता है, तो लगभग 1 से 1.5 लीटर मानव जो होता है मूत्र का उत्सर्जन कर देता है दोस्तों। अब पूछा है हेनले का लूप पाया जाता है। ये हेनले का जो लूप होता है महिलाओं के हेयर पिन के समान है, महिलाओं के हेयर पिन के समान ये संरचना होती है दोस्तों। और ये हेनले का लूप किस अंग से, किस चीज से संबंधित है? तो यहां देखते हैं दोस्तों, क्या ये टेस्टिस वृषण से संबंधित है? क्या ये किडनी से संबंधित है, वृक्क से संबंधित है? क्या ये आमाशय से संबंधित है? क्या ये अग्नाशय से संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, जो नेफ्रॉन जो होता है ये किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। उसके पास समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है दोस्तों, और समीपस्थ जो कुंडलित नलिका होती है, समीपस्थ कुंडली नलिका होती है दोस्तों, उसका जो भाग खुलता है वो हेनले के लूप में खुलता है। जो हेनले का लूप होता है दोस्तों वो महिलाओं के हेयर पिन के समान होता है। तो ये किस में पाया जाता है दोस्तों? ये वृक्क यानी कि किडनी में पाया जाता है दोस्तों।
किसमें पाया जाता है? किडनी के अंदर पाया जाता है। तो हेनले के लूप नामक जो संरचना है वो किस अंग से संबंधित है? वो वृक्क से संबंधित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये नेफ्रॉन की संरचना दोस्तों, किसकी संरचना है दोस्तों? नेफ्रॉन की संरचना है। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है बोमेन संपुट। क्या कहलाता है दोस्तों? बोमेन संपुट कहलाता है। इस बोमेन संपुट के पास में देखिए दोस्तों, ये कुंडलित संरचना है। कौन सी संरचना है? कुंडलित संरचना है। याद रखना, जो किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, सबसे लंबी संरचना पूछी जाए तो सबसे लंबी संरचना कुंडलीदार संरचना पूछी जाती है तो समीपस्थ कुंडलित नलिका इसे कहा जाता है। कुंडलित नलिका सबसे लंबी संरचना होती है नेफ्रॉन की, यह होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है। यह डीसीटी जो होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है दोस्तों। दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है दोस्तों। यह होती है संग्राहक नलिका। और दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको इस आकार का, ये जो दिख रहा है दोस्तों इस आकार का, महिलाओं के हेयर पिन के जैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हेनलेका लूप दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्या दिखाई दे रहा है? हेनलेका लूप दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो अभी थोड़ी देर पहले बोमेन संपुट संबंधित है तो भी किडनी से आएगा दोस्तों, और आपके हेनले का लूप संबंधित है तो भी किडनी से आएगा दोस्तों। इसको आप याद रखें। और इस बोमेन संपुट के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। पोडोसाइट कोशिका, कौन सी कोशिका? पोडोसाइट कोशिका पाई जाती है दोस्तों, जो रक्त को छान कर छिद्रों के माध्यम से अंदर भेजने का कार्य करती है दोस्तों। ये अभिवाही ध्वनि है दोस्तों, ये रक्त को लाने का काम करती है, रक्त को लाने का काम करती है। और ये अपवाही ध्वनि है, ये ले जाने का काम करती है दोस्तों, ये ले जाने का काम करती है। रक्त को लाने का काम अभिवाही ध्वनि और ले जाने का काम अपवाही ध्वनि करती है दोस्तों। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया पूछा है दोस्तों? एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है, वो किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है दोस्तों उसके अंदर, तो कितना यूरिया उत्सर्जित कर देता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति 25 से 30 ग्राम करता है, या 10 से 15 मिलीग्राम करता है, या 150 से 200 मिलीग्राम करता है, या 2 से 2.5 ग्राम करता है। तो याद रखिए दोस्तों, मानव जो मूत्रा से उसकी जो क्षमता है दोस्तों 700 से 800 ml है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है दोस्तों, और 1 से 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है, उसमें जो यूरिया का जो उत्सर्जन है, किसका उत्सर्जन पूछा है? यूरिया की मात्रा पूछी है कि 1 से 1.5 लीटर जो मूत्र का उत्सर्जन कर देता है व्यक्ति, उसमें यूरिया कितना कर देता है? तो 25 से 30 ग्राम यूरिया का क्या करता है दोस्तों? उत्सर्जन कर देता है दोस्तों। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्या पूछा है? मूत्र का पीला रंग पूछा है। मूत्र का पीला रंग पूछा है, किस वर्णक की मौजूदगी कारण होता है? किस वर्णक की मौजूद? तो ये देखिए दोस्तों, छोटी आंत होती है, उसमें 2 जूस आके एकत्रित हैं, एक अग्नाशय रस और एक पित्त रस। पित्त रस में 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, एक पाया जाता है बिलरुबिन और एक पाया जाता है बिलवर्डिन। याद रखिए दोस्तों, बिलवर्डिन और बिलरुबिन। तो जो पित्त रस है, पित्त है, उसमें 2 प्रकार के वर्णक होते हैं दोस्तों। एक होता है बिलरुबिन और एक होता है दोस्तों बिलवर्डिन। याद रखिए दोस्तों, इस बिलरुबिन के कारण ये पित्त में पाया जाता है। 2 वर्णक है, ये क्या है? वर्णक है, रंग प्रदान करने वाले हैं। इसके कारण पीलिया रोग होता है दोस्तों। बिलरुबिन के कारण मुख्य कारण माना जाता है पीलिया। और इस बिलवर्डिन के अंदर यूरोक्रोम नामक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरोक्रोम नामक तत्व पाया जाता है दोस्तों, जिसके कारण मूत्र का रंग जो होता है पीला होता है। पित्तरस में पाए जाने वाले बिलवर्डिन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? यूरोक्रोम। इसी यूरोक्रोम के कारण मूत्र का जो रंग होता है दोस्तों वो कैसा होता है? पीला होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, नेफ्रॉन का संबंध निम्न में से किस अंग से है? अभी थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की कि नेफ्रॉन जो है वो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसकी है? वो किडनी की है। उसका संबंध किससे होगा दोस्तों? सीधा किससे होगा? वृक्क से होगा, किडनी से होगा दोस्तों, किडनी से होगा दोस्तों। तो इसका आंसर निकलने वाला है द। निम्न में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? याद रखें, न्यूरॉन तंत्रीय जो कोशिका है उसका हिस्सा नहीं है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है दोस्तों, और इसका हिस्सा नहीं है पूछा दोस्तों, है नहीं पूछा। तो कौन सा नहीं है? डेंड्राइन्स, जो धागे नुमा संरचना है,
धागे नुमा संरचना है, डेंड्राइन्स कहलाते हैं दोस्तों। यह तो इसका हिस्सा है दोस्तों। बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल एक पार्ट दिया है एक्सोन और एक दिया है सेल बॉडी। एक्सोन जो होता है यह तंत्रिका जो कोशिका होती है, यह छड़नुमा आकार होता है, इसका छड़ाकार जो छड़नुमा आकार होता है, छड़नुमा आकार का बीच वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये एक्सोन कहलाता है। और सबसे आगे वाला जो तंत्रिका कोशिका में भाग होता है, कोशिका काई, साइटन, सेल बॉडी कहते हैं, ये भी इसका पार्ट होता है। लेकिन जो बोमेन संपुट होता है दोस्तों, बोमेन कैप्सूल जो होता है दोस्तों, वो केवल किडनी में नेफ्रॉन जो है उसकी संरचनात्मक क्रिया में सबसे पहला पार्ट मैंने बताया था, अपवाही ध्वनि, अभिवाही ध्वनि। बोमेन संपुट जो है संबंधित किससे है, वो है किडनी से दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए दोस्तों, ये आ गई डेंड्राइन्स, द्रुमिका धागे नुमा जो संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको, ये है डेंड्राइन्स। ये इसमें केंद्रक आ गया दोस्तों, इसके अंदर ये आगे वाला भाग कोशिका काय आ गया बेट इसके अंदर। चलो उसके बाद में ये सीट है माइलिन सीट। किसकी सीट है ये, माइलिन सीट। कौन सी सीट है, माइलिन सीट। ये वसा की बनी होती है दोस्तों, किसकी बनी होती है, वसा की। तो वसा की सीट पाई जाती है, इसे माइलिन सीट कहते हैं दोस्तों। इस माइलिन सीट के अंदर कोशिका पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। ये कोशिका होती है श्वान कोशिका। कौन सी कोशिका, श्वान कोशिका। श्वान कोशिका पाई जाती है, श्वान कोशिका पाई जाती है। और ये तंत्रिकाक्ष है, ये एक्सोन है दोस्तों। क्या है, एक्सोन है दोस्तों। एक्सोन पार्ट है, बीच वाला छड़नुमा पार्ट है वो एक्सोन पार्ट है दोस्तों। इसके बीच में प्रत्येक माइलिन सीट के बीच में एक संरचना पाई जाती है, एक जगह स्पेस आती है। उस जगह में इस तरह की जो संरचना होती है उसे कहते हैं दोस्तों रेनवियर के नोड, रेनवियर के संधि, रेनवियर के नोड। क्या कहा जाता है दोस्तों, रेनवियर के नोड कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, रेनवियर के नोड कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें एक चीज और याद रखना दोस्तों, जहां भी दो तंत्रिका आपस में जुड़ती है, आपस में जुड़ती है दोस्तों, तो उस भाग को, उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उस स्थान को सिनेप्स कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, सिनेप्स कहा जाता है। तो जहां पे दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती है दोस्तों, उस भाग को सिनेप्स कहा जाता है दोस्तों। नर के लक्षण और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण देने वाला हार्मोन है। नर के लक्षण पूछ रहा दोस्तों, नर का लक्षण, आक्रामकता का कारण इसमें नहीं पूछ रहा वो, कि नर के लक्षण और विपरीत लिंग के प्रति, विपरीत लिंग यानी नर मादा के प्रति आकर्षित होगा, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो नर के अंदर दो हार्मोन पाए जाते हैं दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। दो हार्मोन पाए जाते हैं, जिसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार होता है दोस्तों, और साथ में और इसमें जो आपके विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो होता है दोस्तों, वो किसके द्वारा होगा, एंड्रोजन के द्वारा होगा। एस्ट्रोजन, प्रोलेक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन जो हैं, ये दोनों हार्मोन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मादा में। किस में पाए जाते हैं, मादा में। और ये प्रोलेक्टिन है, ये प्रोलेक्टिन जो होता है पीयूष ग्रंथि से निकलता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। और ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है तो ये दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है दोस्तों। प्रोलेक्टिन जो होता है दुग्ध निर्माण से संबंधित है, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण या नर के लक्षण के लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, एंड्रोजन हो जाएगा, राइट आंसर ए। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है, मनुष्य में जैविक घड़ी किसे कहा जाता है, थायराइड को, हाइपोथैलेमस को, थाइमस को या पीनियल को। तो याद रखना दोस्तों, जैविक घड़ी, मस्तिष्क की रेती, तीसरी आंख, अक्रियाशील नेत्र, ये सभी नाम जो हैं वो किस ग्रंथि के हैं साहब, वो हैं पीनियल ग्रंथि के हैं। किस ग्रंथि के हैं, पीनियल ग्रंथि के हैं, जिसे जैविक घड़ी कहा जाता है, जैविक घड़ी कहा जाता है। इसे ही मस्तिष्क की रेती कहा जाता है, मस्तिष्क की रेती कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार रेत के दानों के समान होता है, तो मस्तिष्क की रेती कहा जाता है दोस्तों। इसे जैविक घड़ी कहा जाता है दोस्तों। इसे ही तीसरी आंख कहा जाता है दोस्तों। कौन सी आंख कहा जाता है, तीसरी आंख कहा जाता है दोस्तों। या इसे ही अक्रियाशील,
अक्रियाशील नेत्र कहा जाता है दोस्तों, अक्रियाशील नेत्र कहा जाता है दोस्तों। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो प्रकाश के कारण प्रभावित होती है दोस्तों, एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो प्रकाश के कारण प्रभावित होती है दोस्तों। बात कर लेते हैं थायराइड। प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी पीयूष होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। इसका जो भार होता है दोस्तों वो लगभग 25 से 30 ग्राम होता है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसे सुप्रीम कमांडर के नाम से जानता है, सुप्रीम कमांडर के नाम से, सुप्रीम कमांडर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये पीयूष ग्रंथि पर क्या करता है? सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करता है दोस्तों। इससे प्रेरक हार्मोन और संदमक हार्मोन, दो प्रकार के इंडक्टिव और इनहिबिटर हार्मोन, दो प्रकार के जो हार्मोन है वो निकलते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस से। ये आती है थाइमस दोस्तों। थाइमस जो होती है वक्ष में, छाती में पाई जाती है दोस्तों। बाल्यावस्था में ये अत्यधिक सक्रिय होती है दोस्तों, बाल्यावस्था में। इससे जो हार्मोन निकलता है दोस्तों, थाइमोसिन निकलता है। थाइमोसिन, कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है दोस्तों। ये बाल्यावस्था में अत्यधिक सक्रिय होती है, इस कारण इस ग्रंथि को बुढ़ापे का कारण माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, ये मस्तिष्क में देखिए दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, तीन ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्तों। दो ग्रंथियां जो होती है दोस्तों, थायराइड और पैराथायराइड, गले में पाई जाती है दोस्तों। एक ग्रंथि जो होती है कौन सी? थाइमस। थाइमस ग्रंथि अभी मैंने बात की कि वक्ष स्थल में पाई जाती है, बाल्यावस्था में अत्यधिक सक्रिय होती है और ये क्या होती है दोस्तों? बुढ़ापे का कारण भी मानी जाती है दोस्तों। उसके बाद में ये ओवेरी है, महिलाओं में टेस्टिस है, आपके वृषण है जो नर के अंदर पाए जाते हैं। पेनक्रियाज है, ये पाई जाएगी, और किडनी पे एडिनल जो ग्लैंड्स हैं वो पाई जाती है दोस्तों। निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं किया जाता? अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं किया जाता, याद रखना दोस्तों। अग्नाशय कौन सा नहीं करता? तो अग्नाशय के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक पार्ट होता है एसिनी और एक होता है लैंगरहेंस की दीपिकाएं। तो त्रिभुजाकार टापूनुमा जो पार्ट होता है वो होता है लैंगरहेंस की द्वीपकाएं, द्वीपकाएं दोस्तों, लैंगरहेंस की द्वीपकाएं दोस्तों। ये जो पार्ट होता है इसमें तीन पाए जाते हैं, उसमें अल्फा बीटा डेल्टा कोशिकाएं होती है। उसमें एक से निकलता है ग्लूकागोन, एक से निकलता है इंसुलिन और एक से निकलता है सोमेटोस्टेनिन। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं किया जा सकता? तो नहीं किया जा सकता वो है रिलैक्सिन। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है दोस्तों, ये अपरा प्लेसेंटा गर्भनाल जो होती है उससे निकलता है दोस्तों। रिलैक्सिन हार्मोन गर्भनाल से निकलता है दोस्तों। एक एससीजी हार्मोन होता है वो भी गर्भनाल से निकलता है दोस्तों। लैक्टोजन हार्मोन होता है वो भी गर्भनाल से निकलता है दोस्तों। तो अपना जो आंसर होगा वो आंसर होगा 50 के अंदर, इसके अंदर ए वाला जो ऑप्शन है रिलैक्सिन हार्मोन वो इसका पार्ट हो जाएगा। ग्लूकागोन जो होता है दोस्तों, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है दोस्तों, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है दोस्तों। और इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज के स्तर को कम करता है दोस्तों, ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? इंसुलिन कम करता है दोस्तों। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, शुगर की बीमारी हो जाती है दोस्तों, शुगर की बीमारी हो जाती है। और ये सोमेटोस्टेनिन है दोस्तों, ये इन दोनों पर, इंसुलिन और ग्लूकागोन पर नियंत्रण का कार्य करता है। वृद्धि संदमक जो है उसका वृद्धि हार्मोन इस तरह से कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे मानव शरीर से संबंधित प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपके इससे से कोई प्रश्न बाहर ना निकले दोस्तों, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ कक्षा प्लस के साथ। मैं दिलीप सिंह चारण आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय मां करणी।